हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स पे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली एनालिसिस वीडियो। आज से फिर से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और उसके सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आशा करता हूं पहले की तरह फिर से वीडियो आपको पसंद आने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो चाहिए वो चाहिए इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक्स, ताकि मुझे भी पता चले कि जो आपने चॉइस करी है वो बिल्कुल सही है और मैंने भी जो डिसीजन लिया है वापस शुरू करने का वो भी बिल्कुल सही है। तो कम से कम इस वीडियो में 200 लाइक दे। और ऐसे भी मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें हर वीडियो में, ताकि YouTube को ये पता चले कि ये वीडियो अच्छी है, लोगों को समझ में आता है और लोग इससे इंस्पायर होकर ट्रेड करना चाहते हैं। तो और भी लोगों के पास ये वीडियो YouTube खुद पहुँचाए। आपको भी इसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही वीकेंड पे हमने जो अदर स्टॉक्स है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है या जो इस वीक चल सकते हैं, उन स्टॉक्स का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आपको जो वीकली स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में अपडेट्स दे पाऊँ। मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी ताकि आपको अपडेट मिलती रहे किन में क्या हो रहा है, क्या पोजीशंस रखनी है, काटनी है या किस तरीके से उसमें ट्रेड करना है आगे। तो उस चीज़ का सिनॉप्सिस भी मैं देने की कोशिश आपको एट द एंड ऑफ द डे 1 मिनट के वीडियो में करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी मेरी मेहनत ज़रूर काम आएगी और इस मेहनत के लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की। और आज सिंस हम काफ़ी दिनों बाद में ये डिस्कशन कर रहे हैं, नया मंथ शुरू हुआ है, तो हम इसके मंथली वीकली चार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके अभी डेली चार्ट्स पे देखें निफ्टी में क्लियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो सिचुएशन है, एक कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली लास्ट वीक हमको। साथ ही के अंदर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लास्ट डे एक रिवर्सल टाइप का या एक अपने आप को पोजीशंस को होल्ड करने की जगह दिखाई दे रही है। तो हमने पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लगभग 15,600 से लेकर 15,650 इस रेंज के बीच में कहीं पे भी रिवर्सल हो सकता है। तो 15,635 के आसपास रिवर्सल आपको देखने के लिए मिला, एक फिर से बाउंस बैक देखने के लिए मिला। क्लोजिंग 15,722 पे होती हुई नजर आई है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी, और हमारा जो अनुमान था 15,600 से लेकर 15,750 की रेंज का, एग्जैक्टली इसी रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। एक बाउंस बैक की जो उम्मीद थी वो बाउंस बैक भी देखने के लिए मिला। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो साइडवेज ट्रेंड है वो मार्केट का बिल्कुल इंटैक्ट है। और ये हमें तभी पता चलता है जब कंटिन्यूस मार्केट डाउन ट्रेंड हो और एक दिन अचानक से आपको एक छोटा सा रिवर्सल देखने के लिए मिले। तो यहाँ से पता चलता है कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, ना कि कोई एक बड़ी गिरावट के अंदर में। और बाकी हम डिस्कशन आगे और भी फर्दर करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे डेटाज है, FII के डेटाज है, ऑप्शन चेन डेटा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल देखना ना भूलें। अभी हम आ चुके हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पे। और वीकली चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लास्ट 4 महीनों से मार्केट ने कोशिश ज़रूर की है अपने हाइस को ब्रेक करने की, बट एक ट्रेंडिंग फेज में नहीं जा पा रहा है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो इस महीने की कैंडल स्टिक, जो कि जुलाई की कैंडल स्टिक है, ये क्लियरली आपको देखने मिलेगा कि इसका ओपन एंड हाई बिल्कुल सेम है, 15,915 15,915। ओपन और हाई का सेम का मतलब है कि बेयरिश फॉर्मेशन, यानी हो सकता है कि इस महीने आपको गिरावट देखने के लिए मिले। हालांकि गिरावट मैंने 15,400 तक की प्रेडिक्शन करी है कि 15,400 तक ही देखने के लिए मिलेगी, इससे ज़्यादा शायद देखने ना मिले। बट अगर इससे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है तो हो सकता है कि आपको और 15,000 तक आते हुए दिखाई दे। बट मुझे लगता है कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन जोन में है तो जिस तरीके का पैटर्न है यहाँ पे कुछ अगर देखें तो एक जे हुक टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये यहाँ पे अपने आप को संभाले हुए है, इसलिए मुझे 15,400 से नीचे अभी बिल्कुल मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं सिचुएशन देखूँ, जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। कोई बहुत मेजर गिरावट या बहुत मेजर तेज़ी दोनों ही आते हुए दिखाई नहीं देगी। और इस हफ्ते और आने वाले कुछ हफ्तों के लिए ये ट्रेंड रह सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाय का मेरा भी व्यू नहीं है, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, छोटे ट्रेड्स, छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं, जैसा पहले भी मेरा व्यू था। तो इस बार स्टॉक सिलेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली हम इसके मंथली चार्ट्स को अगर देखें तो मंथली चार्ट्स में भी आपको यही दिखाई देगा, ओपन एंड हाई बिल्कुल सेम है, 15,755 15,755। ये इसका मंथली का ओपन एंड हाई। यानी अगर हम इसके रेजिस्टेंस को देखें और इसके कैंडलस्टिक को देखें तो क्लियरली हमें बेयरिशनेस अभी दिखाई दे रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी 15,722 पे मार्केट है, तो मंथली के अंदर में हो सकता है कि आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो आपको ओपन एंड हाई का लेवल टूट जाएगा। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट्स के अंदर में जाए तो वीकली चार्ट्स के अंदर में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही है। वीकली में ओपन एंड हाई सेम था,
लास्ट वीक का, इसलिए हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली, लेकिन वहाँ से ये संकेत ज़रूर मिल रहा है कि थोड़ा सा गिरावट और बढ़ सकती है 15,400 की तरफ, इसलिए कॉशियस व्यू हमें ज़रूर बना के रखना होगा। वापस आ जाते हैं हमारे डेली चार्ट्स के ऊपर में, और डेली चार्ट्स में अगर हम यहाँ पे नज़र डालें तो डेली चार्ट्स में ओवरऑल अभी सिचुएशन एक छोटे से रेंज की ही दिखाई दे रही है, कुछ मेजर मुझे यहाँ पे चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 15,600 से लेकर 15,800 ये रेंज बनी हुई है। 15,800 के ऊपर में अब ट्रेड करेगा तो यहाँ पे फिर से बुलिशनेस बन सकती है, जिसके चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो 15,600 है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाने से मार्केट और वीक होगा और वो 15,400 465 जो हमने सपोर्ट लेवल बनाया है इसके आसपास आ सकता है। तो कल के लिए रेंज मुझे 15,600 से लेकर 15,800 तक की दिखाई देती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन के अंदर में है। नीचे में बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर में अभी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 20 SMA का वो बना हुआ है, लेकिन नीचे में अगर देखें तो 100 डे और 50 डे का दोनों का हमें SMA का सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी यहाँ पे भी दिखाई नहीं देती है। एक छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड कर सकता है, और हमारी जो छोटी सी रेंज है जो हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है वो है 34,500 से लेकर ऊपर में 35,400, एक 900 पॉइंट की रेंज के अंदर में ही मार्केट हमें कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए दिखाई देता है। 34,000 के आसपास आते ही एक अच्छी बाइंग आती है, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसी एरिया से हमने ब्रेकआउट किया था, पहले टेस्ट किया फिर ब्रेकआउट किया, फिर अभी वापस से टेस्ट करके फिर से ऊपर गए हैं। इसका मतलब है कि क्लियरली अभी जो रेंज है वो यही रेंज बनी हुई रहेगी, और अभी भी कल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 34,500 से लेकर ऊपर में 35,000 की रेंज अभी यही दिखाई दे रही है। 35,000 के ऊपर में अगर टिक के रहेगा तो 35,400 फिर से एक ही दिन में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो असली तेज़ी है वो 35,400 के ऊपर में क्लोजिंग और उसके बाद फॉलोअप देने से ही आएगी। तो एक बुलिश फॉर्मेशन के लिए 34,500 के लिए 500 के ऊपर क्रॉस करना और सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं बेयरिशनेस के लिए अगर बात करूँ तो अभी ओवरऑल मुझे कुछ खास बेयरिशनेस दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो 34,000 के आसपास से बहुत ज़्यादा प्लेस्ड है, हर 100 पॉइंट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मेजर गिरावट के संकेत तो मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए 34,000 अगर वर्स्ट केस में देखें तो 34,000 सपोर्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिलेगी, एक छोटे से रेंज के अंदर ही ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। और कल की जो रेंज है 34,500 से लेकर 35,000 यही साइडवेज रेंज रह सकती है, और ऊपर में 35,400 और 400 भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 35,200 तक तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके वीकली और मंथली चार्ट्स को भी देख लें। वीकली चार्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पे अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बना है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, क्योंकि कुछ यहाँ पे खास मुझे मंदी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसी रेंज में रहेगा, और एक बार ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर इसके अंदर में तेज़ी देखने मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर में, तो निफ्टी भी मुझे लगता है कि अपने नए हाइस की तरफ मूव कर सकता है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसके अंदर में कोई मुझे डाउट दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कल का दिन काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, और मुझे लगता है कल का दिन अगर अच्छा जाता है तो आपको और अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। बैंक निफ्टी के अगर मंथली चार्ट्स में देखें तो बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट्स में भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई को अगर देखें तो काफ़ी ऊपर में दिखाई दे रहा है, लगभग यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एक अच्छी तेज़ी के लिए ज़रूर यहाँ पे कोशिश हो सकती है। अदरवाइज़ अभी ओवरऑल यहाँ पे साइडवेज ही पैटर्न है, कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पैक्ट दिखाई देता नहीं नज़र आ रहा है आज के दिन में, इसलिए आने वाले दिन में फॉलोइंग एक्शन क्या रहने वाला है उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा, और वहीं से हमें अच्छे क्यूज़ मिलेंगे। निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे नजर डालें तो 15,600 क्लियरली हमें सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, और 15,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। बीच में दोनों की तरफ में पोजीशंस बनी हुई है, इसका मतलब है कि सपोर्ट 15,600 और 15,800 रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। 15,800 के ऊपर में सेलिंग दिखाई देने वाली है, और नीचे के लेवल्स पे हमें क्लियरली एक सपोर्ट और बाइंग इंटरेस्ट दिखाई देने वाला है। हायर लेवल्स पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो क्लियरली हमें सेल करके चलना है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हायर लेवल्स पे या गैप अप बड़ी ओपनिंग होती है तो सेल करें इमीडिएटली, प्रॉफिट बुक करें इमीडिएटली, यही आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के ऊपर नज़र डालें 15,700 एक फाइटिंग लेवल यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। नीचे में इमीडिएट अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में इमीडिएटली बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। तो ये क्लियर है कि कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है, यानी 15,800 के ऊपर में ओपन होता है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। आपको हर हालत में 15,800 का गैप अप अगर हुआ तो आपको प्रॉफिट एक बार बुक इमीडिएटली करना है। शॉर्ट करें ना करें, लेकिन प्रॉफिट लॉन्ग्स पोजीशंस पे बुक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बेटर रहेगा कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें, लोअर लेवल्स पे बाइंग करें।
बैंक निफ्टी की अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 34,500 पे लॉन्ग्स भी अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉर्ट्स ज़्यादा कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये सिग्निफिकेंस डिराइव हो रहा है कि 34,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है और वापस सपोर्ट जो है वो 34,800 की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी अपसाइड की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। और 35,400 और 35,500 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अपसाइड के चांसेस काफ़ी कल दिखाई दे रहे हैं। 34,800 पे शॉर्ट ज़रूर फॉर्म हुए हैं, लेकिन इमीडिएटली 34,500, 34,700, 34,800, 34,600 यहाँ पे लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं। इससे क्लियरली सिग्निफिकेंस हमें डिराइव हो रहा है कि मार्केट में तेज़ी की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन पोजीशंस पे अगर नज़र डालें तो क्यूमुलेटिवली भी आपको यही दिखाई देगा कि 34,500 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 34,800 जो करंट क्लोजिंग है यहाँ पे फाइटिंग लेवल क्लियरली दिखाई दे रहा है। नीचे में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप अपसाइड की तरफ संकेत दे रहा है। वहीं 35,000 के आसपास जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है 35,000, 35,400 पे, ये क्लियरली शो कर रहा है कि हायर लेवल्स पे आपको फिर से यहाँ पे 35,000 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हालांकि 35,400 अभी भी रेजिस्टेंस जोन रहेगा, इसलिए 35,400 तक जा सकता है और जो रेंज हमने डिस्कस की है परफेक्टली मुझे लगता है उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। FIDI की अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें तो FIIs कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटम कम होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब है धीरे धीरे ये फिर से बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। और वहीं DIIs ने जितनी भी सेलिंग हो रही है ये सेलिंग बार बार एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेलिंग एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि क्लियर कट मतलब है कि लोअर लेवल्स पे कभी भी आएगा तो DIIs बाय करने के लिए रेडी है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। FIIs की बात करें तो 294 करोड़ का इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट किया है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेल किया है, फ्यूचर्स में भी सेल किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी और स्टॉक ऑप्शंस में भी सेल किया है। यानी ये लगभग देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बना रहे हैं, अपनी पोजीशंस को सेल करने के बाद में अपोजिट में हेज पोजीशंस बना रहे हैं और क्लियरली ये डायरेक्शन को लेके क्लियर है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी और मंदी दोनों ही होते हुए नहीं दिखाई देगी, इसलिए उन्हीं अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाइए। कोई एग्रेसिव पोजीशंस यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो सिर्फ पोजीशंस हेज है, बाकी अदरवाइज ओवरऑल साइडवेज का ही मार्केट है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स 710 की करंट क्लोजिंग देखने मिल रही है, 706 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल जो मैंने रेंज डिस्कस करी थी कि इसके अंदर में क्या रेंज रह सकती है, तो 680 से लेकर 720 की मेरी रेंज थी कि इसके बीच में ये ट्रेड कर सकता है। करंटली अगर देखा जाए तो 706 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 743 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे एक अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिली, लेकिन हायर लेवल्स पे रिजेक्शंस देखने मिल रहा है। इसका मतलब है कि अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बनी हुई है। ऊपर में नेगेटिव क्रॉसओवर भी है। नेगेटिव क्रॉसओवर जनरली होता है तो हमने देखा है कि एक थोड़ा सा अपसाइड पुश मिलता है फिर नीचे गिरता है, तो फिर से 743 के आसपास आता है तो यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका बन सकता है, इसलिए अपसाइड में सेल करना है। लोअर लेवल्स पे अगर बात करूँ तो अभी इमीडिएटली कोई बाय करने का मेरा व्यू नहीं है, क्योंकि अभी स्टॉक के अंदर में थोड़ा सा अगर देखें तो पूरे ग्रुप के अंदर में प्रेशर है, तो बेटर रहेगा कि हायर लेवल्स पे शॉर्ट करें। लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 5 शेयर 10 शेयर लेके, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भी बाय करने का समय नहीं है, तो स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। एशियन पेंट्स की बात करें तो 3000 के आसपास ये अटकता हुआ नज़र आ रहा है और यहीं पे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। करंटली जिस तरीके से प्लेस्ड है यहाँ से फिर से एक अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। 20 SMA जो हमारा आता है 3000 का ही है, 2997 टू बी प्रिसाइज, इसका आप SL रख के चल सकते हैं। इसके नीचे अगर क्लोज देता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले, क्योंकि पैटर्न भी खराब हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि 3030 के ऊपर में एक फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, 3030 के ऊपर फ्रेश बाइंग करें। 3000 का स्टॉप लॉस लगाएं जो कि लगभग 1% का आता है, और ऊपर में टारगेट आपको 3100 और इसके बाद में 3300 तक के आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने मिल सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उसी छोटे से रेंज में ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। 1000 का जो हमने स्टॉप लॉस कुछ दिनों पहले सेट किया था, अभी तक अगर देखें तो वो वायलेट नहीं हुआ है और इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से यहाँ ट्रेड कर रहा है इसका मतलब बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और बेस फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे ही यहाँ से बेस से निकलेगा एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और सिंस अब बैंकिंग के रिजल्ट्स और अब रिजल्ट सीजन फिर से शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। इसलिए जिनके पास पोजीशंस है वो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें फ्रेश खरीदारी भी करनी है करंट लेवल पे 1000 के स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं। जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड में अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। 1000 का स्टॉप लॉस काफ़ी अप्रोप्रिएट है, इसके नीचे जाने से एक बड़ा क्रैक हो सकता है, और वहीं अगर अपसाइड निकलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफ़ी फेवरेबल है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है।
एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक में क्लियरली अप ट्रेंड हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी अगर रिसेंटली देखें तो इसके अंदर मोमेंटम कम होते हुए नजर आया, लेकिन 20 SMA के फिर से आसपास आ रहा है, इसे टेस्ट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश करने की ज़रूर ये अटेम्प्ट करेगा। और ओवरऑल अगर देखो तो 760 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और मुझे लगता है जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है थोड़ा सा साइडवेज है, बेटर रहेगा 760 के ऊपर में ये क्लोज होता है, सस्टेन करता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस आप 20 SMA का जो कि 745 का है वो करंट लेवल पे बाय करके भी रख सकते हैं, बट थोड़ी सी इश्यूज यहाँ पे रह सकती है, साइडवेज रहेगा, ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी बाय करना चाहें तो 745 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय कर सकते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग हो तो एग्जिट कर ले, और ऊपर में तेज़ी देखने मिलेगी तो 780 800 तक के लेवल जो है 760 के बाद में आपको देखने मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व की बात करें तो कंटिन्यूसली इसमें गिरावट देखने मिली है। लास्ट 3 दिन में अगर देखें तो हायर लेवल से 3 ब्लैक क्रोज आपको देखने के लिए मिले, और 3 ब्लैक क्रोज का क्लियर मतलब है कि एक अच्छी खासी गिरावट जो कि हमको देखने मिली, और ये देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ देखने के लिए मिल रही है। और फिर से इसने अपने जो ब्रेकआउट लेवल है इसको टेस्ट करने की कोशिश करी है। हालांकि जो अप ट्रेंड था यहाँ पे अप ट्रेंड ओवर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पहले इस कैंडल के अंदर में ब्रेकडाउन देखने मिला और इस कैंडल में फॉलो अप देखने के लिए मिला है। इसका मतलब अप ट्रेंड जो है वो इसका खत्म हो गया है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये बेरिश फॉर्मेशन में हो सकता है, फिर से 10,000 के आसपास आ सकता है, या फिर इसके अंदर में आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा। अगर साइडवेज कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलता है तो इसमें बेटर रहेगा कि हम ये 11,564 के आसपास बाय करें, वापस 12,400 आता है तो सेल कर दें, और अगर और नीचे आता है तो 10,500 के आसपास बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस कंसोलिडेशन में है? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि कल अगर रिवर्स होता है तो इसके अंदर कंसोलिडेशन है, रिवर्स नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर में एक फिर से ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली साइडवेज कंसोलिडेशन में है, आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी जिस तरीके का पैटर्न है ये सिर्फ और सिर्फ एक अगर देखें तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसका मतलब यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 4100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका एसएल लगा के रखें, करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 4276 यहाँ पे अपसाइड का फिर से टारगेट, और इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी तो करंट लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक लगभग फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट आपको जल्दी देखने मिलेगा। लास्ट डे डोजी बनते हुए नजर आई है, 20 SMA को ब्रेक किया है। तो बजाज फिनसर्व में हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, तो हो सकता है यहाँ पर भी आपको देखने मिले। डोजी बनी है तो कल का एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बजाज फाइनेंस पे अपनी नज़र रखें। जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड तेज़ी या मंदी देखने मिलेगी। अप साइड निकलता है तो 6200 और नीचे आता है तो 5800 डेफिनेटली देखने मिलेगा। बंधन बैंक में जो अपसाइड मूवमेंट आया था, जो ब्रेकआउट आया था, वो क्लियरली फेल होते हुए नज़र आया है, और ये जो ट्रेंड बना था ट्रेंड भी हर तरीके से फेल होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि लेकिन अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की तरफ नज़र डालें तो जिस तरह की बाइंग्स में वॉल्यूम आ रही है वैसी सेल ऑफ में वॉल्यूम्स नहीं आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि लोअर लेवल्स पे इसको आपको बाय करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर सेलिंग के टाइम में प्राइस एक्सपेंशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, इसका मतलब है कि बाय एक बन रहा है। तो करंट लेवल्स पे मेरा बाय का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉसेस में थोड़ा सा मुझे बढ़ा देना पड़ेगा, लगभग 310 का 310 के एसएल के साथ में कोई भी डिप में बाय करे या वापस यहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रही है। 310 के एसएल के साथ में बाय करके चले। भारतीय एयरटेल यहाँ पे एक डोजी बनाई है, इसका मतलब है कि फिर से आपको एक फॉलोअप के लिए वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है, तो कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। 520 के नीचे सेल रहेगा, यानी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करता है, 20 DMA को अगर ये ब्रेक करता है, 200 DMA को ब्रेक करता है तो सेल करके चलेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनाना अभी बेकार दिखाई देता है। BPCL हायर लेवल से कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है, लेकिन मेरा एक ही क्लियर कट व्यू है इसके अंदर में कि आपको लोअर लेवल से बाय करना है, क्योंकि इसकी जो इसका डिविडेंड आने वाला है वो इतना शानदार आने वाला है कि आपको हर लोअर लेवल से जो बाइंग करेंगे उस पर जो डिस्काउंटिंग मिलेगी और जो अच्छी तेज़ी फिर से मिलेगी आपको, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। और अभी अगर देखें तो एक क्रूशियल पॉइंट पे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स भी कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे मेरा बाय का व्यू रहेगा, वापस से तेज़ी देखने मिल सकती है। ब्रिटानिया के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखी है, मेजर सपोर्ट लेवल्स के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। 3700 का हमारा टारगेट अचीव होने के बाद में कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिली है। 3500 के आसपास 35-45 के आसपास आ चुका है। करंटली अगर देखें वॉल्यूम कुछ खास नहीं है और लगभग अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। 3500 के एसएल के साथ में करंट लेवल्स पे बाय करें, फिर से एक बाउंस में 3600-3650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
सिप्ला साइडवेज है, 960 का एसएल रखें, 960 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करें। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 1000 और उसके ऊपर में 1100 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। स्ट्रिक्टली 960 का एसएल रखें। कोल इंडिया की बात करें तो वापस से यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। 144 हमारा इतना स्ट्रॉन्ग एसएल था पहले कि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा इसके अंदर में कोई मेजर व्यू नहीं है। बेटर रहेगा कि हम स्टॉक को अवॉइड करें। डिविस लैब में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है और यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा कप फॉर्मेशन देखने मिला है। 4500 करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 4400 पे ब्रेकआउट मिला है। ये एक और कंटिन्यूएशन हो सकता है, 4700 तक ये टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। फिर 4700 के से वापस एक रिट्रेसमेंट देखने मिलेगी। 4400 का फिर से लेवल का रिटेस्ट होगा तो 4400 के आसपास फिर से ऐड करेंगे या 40 करंट लेवल्स पे बाय करेंगे 4400 के स्टॉप लॉस के साथ में, 4700 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर वापस जब नीचे आएगा तो फिर से 4400 पे बाय करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो ये फाइनली रेंज से निकला है और रेंज से निकलने के बाद में फिर से यहाँ डोजीज बनते हुए नजर आ रही है, यानी काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है स्टॉक को अपसाइड पुश करने के लिए। लेकिन फिर से इसने रेंज ब्रेकआउट से किया है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अब स्टॉक को एक बार हम छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार स्टॉक के अंदर में न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ आने से बार बार आपके एसएल कटेंगे, तो बेटर रहेगा कि हम स्टॉक को अवॉइड करें। आइशर मोटर के अंदर में हम एक ने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी और एग्जैक्टली देखें तो अभी उसी रेजिस्टेंस के आसपास से ये वापस से गिरावट देखने मिल रही है और अभी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ पे चैनल बनाते हैं तो एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक रिवर्सल फिर से देखने के लिए मिल सकता है। 2600 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन रहेगा। वापस तेजी में 2700 के लेवल्स और इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं ब्रेकआउट पे, तो करंट लेवल्स पे अच्छा बाइंग का मौका लोअर लेवल्स पे मिल सकता है। वॉल्यूम सिंस थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आ रही है, हालांकि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है इसलिए मुझे कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही, बट ओवरऑल 2600 के आसपास एक अच्छा बाय का मौका दिखाई दे रहा है। फेडरल बैंक में कोई व्यू नहीं है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। ग्रासिम ने बार बार अच्छी तेज़ी देने के बाद में फिर से एक गिरावट दिखाई है। हालांकि देखिए बार बार मैं जैसे कहता हूं कि गिरावट के अंदर में वॉल्यूम्स नहीं है, इसका मतलब आपको रिस्क कहीं पे नहीं है, ओवरऑल अप ट्रेंड ही है और मुझे लगता है कि अच्छी जगह पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। बाय करके चलना चाहिए। 1472 रैदर 1460 का एसएल रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर में टारगेट्स 1520 1560। HCL टेक की बात करें तो HCL टेक कंटिन्यूसली एक अच्छे चैनल के अंदर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे बाय करें, अच्छी तेजी का नजर आ रहा है। 1040 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। 980 बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, रैदर 20 SMA का रखेंगे तो भी वही आएगा, इसलिए 980 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव बाय बनता है। HDFC की बात करूँ तो HDFC लोअर लेवल्स पे 2400 के आसपास मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप बाय करके चले, फिर से आपको तेज़ी देखने मिलेगी। कोई भी डिप आता है तो बाय करके चलना चाहिए स्टॉक को। 2350 का एसएल रखें। ऊपर के अंदर में 2600 के बाद में एक फिर से मूवमेंट शुरू होगी तो अच्छे लेवल पे है, एक्यूमुलेट करते हुए चले, एग्रेसिव बाय ना करें। HDFC बैंक में अगर देखा जाए तो वैसा डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक से दूर रहे थोड़ा सा। जब तक एक यहाँ पे डिसाइसिव मूवमेंट नहीं आती है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। HDFC लाइफ के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। 730 का भी जो टारगेट था वो अचीव होते हुए हमारा नजर आया, उसके बाद में एक अच्छी खासी फॉल। क्या करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो परफेक्ट बाय लेवल पे आते हुए नजर आ रहा है। मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें ड्रॉ किया है और मुझे लगता है कि करंट लेवल पे एक अच्छा बाय बन सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो लगभग अगर देखें तो 2870 के आसपास रख सकते हैं। 2870 का एसएल रखें। ऊपर में फिर से तेजी देखने मिलेगी तो 3100 और उसके लेवल्स और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को के अंदर में करंटली अभी जिस तरीके का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड के अंदर में जा चुका है स्टॉक, और मुझे लगता है कि जब तक ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप इसमें कोई पोजीशंस ना बनाएं। अभी काफ़ी क्रूशियल है। अब 380 रैदर देखूँ तो 385 के ऊपर में अगर आता है तो यहाँ पे एक बाय बन सकता है, अदरवाइज अभी कोई बाय नहीं है। फिर से कोई डिप मिलेगी तो डिप में सोचेंगे, बट अदरवाइज अभी फिलहाल कोई बाय नहीं है। 385 के ऊपर बाय बनेगा। HUL की अगर मैं बात करूँ तो HUL करंटली एक कप टाइप का फॉर्मेशन बनाते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि अभी करंटली जो लो है 2452 का एसएल लगा के पोजीशंस बनाए रखें। ऊपर में 2520 का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 2452 के एसएल के साथ में बाय करके चले पोजीशंस को। 2520 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, इसके बाद में और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। 2600-2700 का टारगेट देखने मिल सकते हैं। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, ये उतनी तेज़ी दिखाता नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है तो इसमें ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय किया जा सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किए पहले ही रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है, इसलिए एक बाय का व्यू बन रहा है। 632 इसका लो है, 630 का एसएल रखिए, 640 करंट लेवल्स है। कल अगर ऊपर निकलता है तो 660 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है और अभी जिस तरीके का ट्रेंड है मुझे ऐसा लगता है कि और गिरावट देखने मिल सकती है। आपको लगभग 50 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो कोई फ्रेश खरीदारी करें नहीं, बेटर रहेगा कोई भी अपसाइड आती है तो सेल करके ही चले। इंडसइंड बैंक कंप्लीटली साइडवेज है, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। इन्फोसिस में 1480 के ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, अभी वापस बार बार एक ही छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है कि ओवरऑल तेज़ी का ही व्यू है, बट डेफिनेटली सिंस ये कंटिन्यूसली लोअर लेवल से इसने अपसाइड गया है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। 1480 फिर से टेस्ट किया जा सकता है, तो 1480 पे फिर से बाय का व्यू रहेगा और ऊपर में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्रेकआउट का कोई साइन मिलेगा तो बाय करेंगे, अदरवाइज एक बार अवॉइड करेंगे। आईओसी भी लगभग 117 से वापस नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है, अपने ब्रेकआउट लेवल इसको 105 को ये टेस्ट कर सकता है। अभी करंटली देखें तो एक पहले ही रिवर्स होते हुए नज़र आ रहा है, कल अगर फॉलोअप मिलता है तो पॉसिबिलिटी है 110 के बाद में फिर से एक इमीडिएट तेज़ी देखने मिले, बट मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करें, अभी बेटर रहेगा। 105 ज़रूर टेस्ट करने की कोशिश करेगा, 105 को टेस्ट करता है तो यहाँ पर एक बार बाय किया जा सकता है। आईटीसी अभी अगर देखें तो वही 200 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और अभी ओवरऑल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी कोई मेजर यहाँ पे बाय नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर 101% आपको बाय करके चलना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर में, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो यहाँ पे हमने अधूरा पैटर्न देखा, और अधूरा पैटर्न कब का था? अधूरा पैटर्न कभी भी रहता है तो अच्छी खासी गिरावट होती है, फिर से एक इन्वर्टेड कप बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्वर्टेड कप यानी 650 का एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है और बहुत शार्प गिरावट भी देखने मिल सकती है, लेकिन अगर इधर से रिवर्स होगा तो अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। करंट लेवल्स पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए, 650 के आसपास आता है तो आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 650 637 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो इसके आसपास आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अच्छा भी रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि मेजर बाइंग जो है वो 600 के ऊपर में हुई है, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि ये जो लेवल्स हैं ये होल्ड कर पाएगा। आपको इन्वर्टेड कप में वापस एक रिवर्सल ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे 600 का एसएल लगा के रखें, जो कि 5% के या 6% के आसपास आएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको यही करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहा है और अभी अपने फिर से 1700 के मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की लास्ट डे भी कोशिश करी इसने, और अभी अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस एक रिवर्सल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेटर रहे थोड़ा सा अवॉइड करें। एल.एन.टी की बात करें तो एल.एन.टी में फिलहाल कुछ मूवमेंट नहीं है, एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, अग्रेसिव पोजीशंस बनाने की जगह नहीं है, 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस जो है 1450 का रहना चाहिए। ओवरऑल यही छोटी सी रेंज के अंदर में ट्रेड कर सकता है, तो बेटर रहेगा कि आप 1450 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस होल्ड करें। फ्रेश पोजीशंस अभी बनाने का जगह दिखाई नहीं दे रहा है। मारुति की अगर मैं बात करूं तो मारुति करंटली एकदम साइडवेज है, 4 दिनों से छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और इसने जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद में जो लेवल ये टेस्ट कर रहा है, अगर यहां से मूव ऑन होता है तो अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है, फिर से 8000 के लेवल के ऊपर आ सकता है। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस जो है 27483 का रहेगा, नीचे से काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। फिर से अपने ब्रेकआउट को जो है ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ब्रेकआउट का लेवल लगभग आता है 7250 के आसपास, तो वो भी टेस्ट हो सकता है, इसलिए कोई भी डिप मिलती है तो 7250 के आसपास ऐड करना बिल्कुल बनता है। M&M के अंदर में कोई व्यू नहीं है अभी फिलहाल, नो बाय नो सेल, लेकिन यहाँ पे भी एक अगर देखें तो एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे चैनल बनते हुए नजर आ रहा है। इसका ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड कहीं पे मिलेगा तो तेजी या मंदी होगी। 750 मेजर सपोर्ट जोन है और ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी बने हुए हैं, तो बेटर रहेगा कि हम इसके ब्रेकआउट का वेट करें। अभी फिलहाल कोई फ्रेश पोजिशन ना बनाए। नेस्ले इंडिया बिल्कुल साइडवेज है, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए स्टॉक, और ऐसे भी ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी कंटिन्यूसली देखने के लिए मिली है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा साइडवेज चलते हुए नज़र आता है। अभी यहाँ से जिस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। 115 116 का एक एसएल रखें, पोजीशंस मेंटेन करें, फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। 120 के बाद में बड़ी तेज़ी का उम्मीद लगाया जा सकता है। ओएनजीसी ने यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, बेटर रहेगा स्टॉक से एग्जिट कर ले, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। पीएनबी की बात करें तो ये 42 के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और 42 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और लास्ट टाइम हमने यहाँ पे 41
देखूं तो ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है। तो बेटर रहेगा कि 41 के एसएल के साथ में पोजीशंस आप होल्ड करें और 44 के ऊपर में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, तो 41 का एसएल लगा के पोजीशंस होल्ड करें। पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में लास्ट 3 दिन से गिरावट देखने मिल रही है, हायर लेवल से अच्छी सेलिंग हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, एग्जिट कर ले स्टॉक से। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशंस है इसके अंदर में जब बोनस आएगा तो बोनस के बाद में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, तो बोनस तक का आप वेट भी कर सकते हैं अगर अच्छे लेवल्स पे बाय किया हुआ है, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करें। आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो आरबीएल बैंक के अंदर में यहाँ पे छोटे से साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड देखने मिल रहा है। बेटर रहेगा स्टॉक के लिए वेट करें, एक साइड का ब्रेकआउट मिले तभी ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें। रिलायंस के अंदर में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने मिल रही है, हालांकि वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, इसलिए जैसा मैंने बात किया था कि पुल बैक आपको अप टू 2160 देखने मिलेगा, इसके आसपास आप एग्जिट कर लें। SBI लाइफ कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, बट इसके अंदर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड किया जाए। SBI की बात करूँ तो SBI यहाँ पे छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 420 मेजर सपोर्ट है, उसी के आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो बेटर रहेगा कि आप इसी का 420 का ही एसएल लगा के रखें। रेदर आप यहाँ पे अगर एसएल को और बढ़ाते हैं तो लगभग 415 का भी एसएल रख सकते हैं, चाहे तो 415 के एसएल के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये अभी भी छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वॉल्यूम बहुत स्क्वीज्ड आउट है, बट मुझे लगता है कि 420 415 एक इंपॉर्टेंट मेजर डिमांड जोन है, इसके बाद में आपको तेज़ी देखने मिलेगी, तो बेटर रहेगा कि स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखें। यहाँ से तेज़ी आपको 440 और ऊपर के लेवल्स दिखा सकती है। श्री सीमेंट्स के अंदर में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया, उसके अंदर कंटिन्यूसली गिरावट देखने के लिए मिली है और 27,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट जोन निकल के आया है। वॉल्यूम के साथ गिरावट है, 27,000 के नीचे एक अच्छी खासी शॉर्ट बन सकती है, जो प्रीवियस 26,000 का हमारा सपोर्ट था उसके आसपास आ सकता है। कल अगर गिरावट होती है तो 26,000 तक का लेवल्स आपको देखने मिल सकता है और रिवर्सल पे फिर से 29,000। सन फार्मा में देखें तो वापस से 680 के ऊपर आने के बाद में फिर से इसमें वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ते हुए नजर आ रही है, वॉल्यूम लास्ट डे अच्छी खासी देखने के लिए मिली है और मुझे लगता है कि अभी ये सिंस इसने वापस 680 के ऊपर आया है तो कोशिश ज़रूर करेगा ये 700 720 के वापस लेवल्स को टेस्ट करने की, यानी एक ब्रेकआउट देने की, इसलिए करंट लेवल्स पे बाय बनता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है 670 का, 670 के एसएल के साथ में पोजीशंस मेंटेन करें, ऊपर में 700 टू 720 ये फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू दिया था, सिमिलर व्यू अभी भी मेंटेन्ड है। इसके अंदर में अभी मेजर मुझे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई नहीं दे रही, छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड हो सकता है, बट करंट लेवल्स पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशंस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो करंट लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा सा वेट करें, 770 के बाद में फिर से एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, तो 770 के बाद में फिर से ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिप मिलता है क्योंकि यहाँ पे अभी रीटेस्ट जो है नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से रीटेस्ट भी हो सकता है। अगर इमीडिएटली अपसाइड मूव करता है 770 के बाद में लगभग 800-850 तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते हैं, इसलिए पोजीशंस होल्ड भी करी जा सकती है, बट ये याद रखें कि वापस नीचे आता तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रीटेस्ट करेगा लेवल को, लोअर लेवल्स पे फिर से बाय करेंगे। टाटा मोटर्स 340 360 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से एक ड्रॉप भी हो सकता है जो कि मुझे लग रहा है कि होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, एक बार इसके रेंज को निकलने दें। यहाँ पे आप क्लियरली अगर देखेंगे एक रेंज निकलेगी, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, उसी साइड ट्रेड लेंगे, अभी इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आप एक रेंज बना के रखें, इस चैनल को बना के रखें, फिर ही जब जिस साइड ब्रेकआउट हो उस साइड ट्रेड करें। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे भी पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है और मोमेंटम कंप्लीटली फेल होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे लगभग आपको इमीडिएटली डबल टॉप का टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है गिरावट में। 1100 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिनके पास पोजीशंस है वो 1100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं या पोजीशंस अभी फ्रेश अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। TCS की बात करें तो यहाँ पे 3300 रुपये का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर में है, अप ट्रेंड में ही बना हुआ रहेगा। ऊपर में 3700 तक के मैंने टारगेट जिसमें डिस्कस किए हैं आते हुए दिखने के लिए मिल सकते हैं। 3300 का SL रखें या 20 SMA का रखें, जैसे आपकी सुविधा हो, और वापस अपसाइड देखने मिलेगी। टेक महिंद्रा में 1080 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लास्ट डे हमारा SL जो है वो हिट होते हुए नजर आया, लेकिन क्लोजिंग वापस ऊपर की तरफ ही होते हुए नजर आई है। लास्ट डे हमने लो देखा 1075 का, वापस 1089 पे आते हुए नजर आ रहा है। 1080 का क्लोजिंग बेसिस पे SL रखें, ऊपर में तेजी जो है वो आपको लगभग 1150 तक की देखने मिल सकती है। टाइटन यहाँ पे लगभग 1800 तक आते हुए दिखाई दिया है, 1700 तक की, तो 1600 तक की हमने बात, 1600 के बाद जो ब्रेकआउट हुआ उसमें 1700 तक की हमने बात करी, उसके बाद और 100 पॉइंट एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है।
अभी अगर मैं ट्रेंड देखूं यहाँ पे तो ट्रेंड में क्लियरली आपको एक अच्छा चैनल फॉर्मेशन टाइप का देखने के लिए मिल रहा है और वापस अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि 1700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, 1700 कैसल रखें। यहाँ पे सिंस डोजी बनी है तो एक फॉलोअप जिस साइड मिलेगा उस साइड की तेज़ी मंदी देखने मिल सकती है। कल तेज़ी होती है तो तेज़ी बनाए, मंदी होती है तो कोई मंदी बनाने का बहुत ज़्यादा विशेष व्यू नहीं है, इसलिए बेटर रहेगा कि मंदी में अवॉइड करें, लेकिन तेज़ी में तेज़ी बना सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में 7000 तक का हमारा व्यू था, 7000 इसमें अचीव होते हुए नज़र आ रहा है। वहाँ से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है और अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर से आपको 7000 और उसके ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। यहाँ से कोई भी फर्दर फॉल अच्छी खासी गिरावट दे सकता है, तो कोई फ्रेश पोजीशंस ना बने। यूपीएल में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू था, अभी भी सिमिलर व्यू है, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है। विप्रो की बात करें तो विप्रो के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, इसलिए बेटर रहेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आपने एग्जिट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो रिजल्ट तक वेट करें। रिजल्ट के बाद भी अब इसमें कोई अच्छा मूवमेंट आपको देखने में तब के लिए बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा इसमें पोजीशंस अवॉइड करें, क्योंकि किसी साइड में आपको जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। अभी रिजल्ट्स के बाद ही इसमें कोई मेजर व्यू बनेगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप स्टॉक को अवॉइड करें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।